F12 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ब्रैकेट में क्या हो गया, उल्टा हो गया। एकदम से इन्होंने वक्त बदल दिया। नेट फोर्स निकालना है तो सारे फोर्सेस एक के ऊपर एक धप्पा कर दीजिए, धप्पा यानी कि इनका रिजल्टेंट ले लीजिए। एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्किल, कोनिक सेक्शंस में जेई वाले पढ़ते हैं मैथ। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट मास। किसी भी फ्री फॉल वाली बॉडी का एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। न्यूट्रल पॉइंट होता है वो पॉइंट जहां पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो रही है, दो या दो से ज्यादा मासेस की वजह से जीरो हो रही है। सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी माइनस GM स्मॉल r बाय r। प्यारे बच्चों, क्या हाल समाचार है सबके, कैसे है सब? मैं आपका अपना सिद्धार्थ शर्मा स्वागत करता हूं ग्रेविटेशन के माइंड मैप में। जी हां बेटा, इस माइंड मैप में हमने ग्रेविटेशन का कोना कोना कवर किया है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट हमने कवर किया है। तो जी हां, अगर आपने क्लास में ग्रेविटेशन पढ़ लिया है तो आ जाओ, मैं उसका टकाटक रिवीजन करवा देता हूं। ठीक है, तो शुरू करते बेटा, आ जाइए फटाफट से। सबसे पहले शुरू करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो लगभग 1680 के तकरीबन, एग्जैक्ट ईयर की बात ना करें तो इसी के आसपास, मतलब 1680 है ना, 1680 के तकरीबन न्यूटन साहब ने, सर आइजैक न्यूटन साहब ने हमें दिया, यानी इस दुनिया को दिया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और ये फिजिक्स में, साइंस में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। ठीक है, उसमें उन्होंने बोला, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है वो एक के साथ एक फ्री वाला फंडा है। पता होगा आपको, कई जगह क्या किया जाता है, स्पेशली कोटा में क्या किया जाता है कि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स साथ साथ पढ़ाए जाते हैं। यानी ग्रेविटेशन वो 12th क्लास के स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ पढ़ाते हैं। मतलब मैं आपको एक जनरल ट्रेंड बता रहा हूं कोटा का। ठीक है, क्योंकि दोनों चैप्टर में काफी सारी समानताएं हैं, क्योंकि यहां पे यानी ग्रेविटेशन में हम दो मासेस की बात करते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम दो चार्जेस की बात करते हैं। आपने वो मीम्स भी देखे होंगे जिसमें एग्जाम में दो लोग बैठे हुए हैं और एक बंदा दूसरे बंदे के पेपर से चीटिंग कर रहा है, तो जो चीटिंग कर रहा है वो कूलम है और जिससे चीटिंग कर रहा है वो न्यूटन साहब है। क्यों? क्योंकि न्यूटन साहब ने फॉर्मूला दिया था GM1m2 बाय r² और कूलम ने जो फॉर्मूला दिया वो था K(Q1Q2 बाय r²। है ना, देखा होगा आपने मीम। चलिए क्या, तो एवरी मास इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर मास विद अ फोर्स। इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में हर एक मास हर दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। मतलब अभी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो ना, मैं तो अपने यहां से रिकॉर्ड कर रहा हूं, अपने घर से रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप जहां से देख रहे हो, आप जहां भी बैठे हो भारत के किसी भी कोने में या भारत के बाहर से भी अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आप अपने घर से बैठे बैठे मुझे आकर्षित कर रहे हो ग्रेविटेशनली और मैं अपने घर से आपको आकर्षित कर रहा हूं ग्रेविटेशनली। यस, ठीक है। तो एवरी मास इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर मास विद अ फोर्स which is directly proportional to product of the two masses। यानी दो मासेस की बात करें M1 M2, लेट से उनके बीच की दूरी r है अभी इस पे आएंगे अपन। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। है ना, जब आपने इन दोनों को क्लब या कंबाइन कर दिया, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लब कर दिया तो आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन M1 M2 बाय r²। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, इक्वल्स टू है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया कैपिटल G, जिसको हम आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी डिटेल आगे देखेंगे। है ना, स्मॉल g यहाँ पे लिखा है, एक काम करता हूं इसको कैपिटल G लिख लेता हूं। है ना, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सर, ठीक है। अच्छा एक चीज आप देखो, इसको भी अपन देखेंगे कि M2 जो है M1 को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और M1 जो है M2 को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, F21 यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल है, एक्शन रिएक्शन है, अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं, सेम ओरिजिन है, सेम प्रजाति के हैं और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। जी हाँ, तो मैं पहले यहां पे लिख देता हूं बेटा कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का मैग्नीट्यूड इज सेम एज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 और इनकी दिशाएं कैसी है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, यानी F12 वेक्टर इज माइनस ऑफ 21 वेक्टर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। चलते आगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाओ। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, हमेशा अट्रैक्टिव है। जैसे चार्जेस के लिए तो रिपल्सिव भी हो जाता है ना, चार्जेस के लिए तो रिपल्सिव भी हो जाता है, जैसे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। यहां पे कोई लाइक और अनलाइक का फंडा नहीं, यहां पे भाई अट्रैक्शन ही होता है हमेशा। ठीक है, ओके। इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द मासेस, इन दोनों के बीच में वैक्यूम हो, पानी भरा हो, हवा भरी हो, वॉटेवर भरा हो, इन दोनों के बीच का फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स माध्यम इनके बीच के मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। और यही इसको थोड़ा सा अलग बनाता है किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। चार्जेस
ट्वेल्थ के माइंड मैप्स भी आएंगे, मैं ही बनाऊंगा, क्रोनोलॉजी में चलेंगे, पहले पूरे 11th के फिर 12th के, तो वहां पे मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बतलाऊंगा बेटा। क्या होगा वहां पे मैं आपको बता दूं कि दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अभी के लिए सुन लो बस, बाद में फील कर लेना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो वो जो फोर्स होता है बिटवीन टू चार्जेस वो मीडियम पे डिपेंड करता है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर बॉडीज। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इनके आसपास, इन दोनों के बीच का फोर्स, इन दोनों के आसपास अगर कोई और मासेस हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा इन दोनों के बीच के फोर्स को, यानी F12 और F21 उतना ही रहेगा। हाँ, नेट फोर्स चेंज हो जाएगा, नेट फोर्स की अभी बात करेंगे, लेकिन दो मासेस के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी अदर मासेस अराउंड देम। इट इज अ सेंट्रल फोर्स, यानी इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द टू बॉडीज, यानी अरे इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा, इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा, समझ में आ रही है बात। तो जो फोर्स लग रहा है वो इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही लगेगा, ये सेंट्रल फोर्स हो गया। कंजर्वेटिव फोर्स है, हम पहले भी देख चुके हैं वर्क पावर एनर्जी में, दिस फोर्स एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर, बतला दिया। इट इज द वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में मैंने आपको बताया था, या उससे पहले चैप्टर में, किसी चैप्टर में तो मैंने बताया है, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, शायद एनएलएम में ही बताया है ना, वीक फोर्सेस, फिर लास्ट आता है ग्रेविटेशन फोर्स, ये वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, ये हमने देख लिया। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है सर, आगे चलते हैं। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलोज लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। अभी लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या है बेटा? लॉ ऑफ सुपरपोजिशन बहुत इजी है, मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, एक मिनट अब भी ठीक करके देता हूं, सुपरपोजिशन, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है तो आपने देख ही लिया होगा ऐसे क्लास में, आओ देखो, जैसे मान लो एक मास है m1, ठीक है, एक मास है m2, एक मास है m3, एक मास है m4। अब हो क्या रहा है, हमने इनको ज्वाइन कर दिया, m1 m2 को, m2 m1 m3 को, m1 m4 को। तो अब यूं कह सकते हैं बेटा कि m1 पे लगने वाले कितने फोर्सेस हैं, एक ये m2 की तरफ m2 खींच रहा है, एक m3 की तरफ m3 खींच रहा है, एक ये m4 की तरफ m4 खींच रहा है, इसको बोल दिया फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। हाँ सर, समझ गए, हाँ सर। या फिर ऐसे बोल दो, F1 बोल दो, इसको F2 वेक्टर बोल दो, इसको F3 वेक्टर बोल दो, तो इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा बेटा, इन इंडिविजुअल फोर्सेस, यहां पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, कितने भी लग सकते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब है कि सारे नेट फोर्स निकालने तो सारे फोर्सेस एक के ऊपर एक धप्पा कर दीजिए, धप्पा यानी कि इनका रिजल्टेंट ले लीजिए, तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, इन इंडिविजुअल फोर्सेस, इन इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम, इन इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम। इसे ही 2 होंगे तो 2, 3 होंगे तो 3, 300 होंगे तो 300 वेक्टोरियली ऐड कर दोगे तो आपको इस पे लगने वाला नेट फोर्स मिल जाएगा। इसी को हम बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आ जाओ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, कुछ आता हो ना आता हो ये पता है कि इसका वैल्यू सर 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और सर ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है सर? ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ओके, है ना, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वैल्यू ऑफ जी 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यहां से भी निकाल सकते हैं इसकी यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर, और अगर आप सीजीएस में कन्वर्ट कर दोगे तो ये वैल्यू इसकी आ जाएगी, ठीक है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, ये हम याद रख चुके हैं कहां पे, यूनिट्स एंड डायमेंशंस के माइंड मैप में, यस सर। इट्स वैल्यू इज सेम थ्रू आउट यूनिवर्स, इसीलिए तो इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं बेटा, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। इट वाज फर्स्ट कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली लैब में इसकी वैल्यू को पहले कैलकुलेट किया था लॉर्ड हेनरी कैवेंडिश ने। जी हाँ, इनका नाम था, उपाधि मिला करती थी पुराने जमाने में, आपको पता होगा, तो लगभग शायद 1789, अगर मेरे को ईयर सही याद है तो, इधर उधर हो सकता है, पर हाँ 1800 से पहले ही था, लॉर्ड हेनरी कैवेंडिश, ठीक है, ओके सर, ठीक है, डन हो गया सर। हमारी इंस्टाग्राम की आईडी पे हमारे यूजर नेम में हमने अपने नाम के आगे लॉर्ड लगाया हुआ है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी बात है, तो सही है, लगा लो। चलो भाई, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टोरियल फॉर्म, वेक्टोरियल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है, बुढ़ा चालू है बहुत, नीट का सन की बुढ़ा, कोई गारंटी नहीं है। मान लीजिए बेटा यहाँ पे हमारे पास है m1, यहाँ पे है m2, ये इसका पोजीशन वेक्टर r1, इसका पोजीशन वेक्टर, ये दिख रहा है ना, हाँ सर दिख रहा है सर, ठीक है ना, इसको मैं ऐसे बोल देता हूँ, ये हो गया m1,
ये हो गया m2, इसका पोजीशन वेक्टर r1, इसका पोजीशन वेक्टर r2, ये हो गया r12, ये हो गया r12, बिल्कुल सर, ठीक है। तो r12 r1 प्लस r12 कितना हो गया r2, तो r12 कितना हो गया, यहां पे मैं लिख देता हूं सर, ट्राइंगल लॉ के हिसाब से r12 r1 प्लस r12 बराबर r2 वेक्टर, तो r12 कितना आ गया बेटा, r12 आ गया r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ठीक है। हाँ सर ठीक है ना। तो अब एक चीज देख लो बस, सीधी बात, नो बकवास। यहाँ पे F12 पता है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F21 पता है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, F12 हो जाएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसको आप प्लीज जहन में बसा लीजिएगा, GM1 M2 बाय R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब वेक्टोरियल फॉर्म में, वो मैग्नीट्यूड तो पता ही अपने को GM1 M2 बाय R स्क्वायर, इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसका क्यूब है ना, एक सेकेंड, उसका क्यूब इनटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। मतलब जब आपको फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालना हो, यानी F12, तो आ जाएगा GM1 M2 बाय इनके बीच की दूरी का क्यूब इंटू R2 माइनस R1, ये 1 2 है तो ये 2 माइनस 1 हो गया। और हमें पता है कि F12 और F21 डायरेक्शंस में क्या है, अपोजिट है। तो अगर मैं बोल सकता हूं कि यार, यहां पे मैं बोल सकता हूं कि F12 इज नेगेटिव ऑफ F21, है ना। तो आपको F21 निकालना हो तो आप इसका माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, माइनस माइनस कुछ नहीं, सीधा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि भाई ये निकालना है F21, तो F12 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ब्रैकेट में क्या हो गया, उल्टा हो गया। एकदम से इन्होंने वक्त बदल दिया और ये ब्रैकेट उल्टा कर दिया, GM1 M2 बाय R वेक्टर इनके बीच की दूरी का क्यूब इंटू इसका उल्टा क्या हो गया, R1 माइनस R2। तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं याद करने की, जब 1 2 है तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, और जब 2 1 है तो 1 माइनस 2 हो जाएगा। देख रहे हो, 1 2 2 1 2 1 1 2, समझ गए। हाँ सर, ये वेक्टोरियल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है सर, कौन सा फॉर्म है सर, बेटा ये वेक्टोरियल फॉर्म है, ठीक है ना। हाँ सर ये वेक्टोरियल फॉर्म है, इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं मैं, एक सेकेंड, जगह तो दिल में होती है, इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं, भावनाओं को समझो। अब ठीक है, डन हो गया, ये देख लो, ये भी पूछ सकता है ना, ठीक है। चलते हैं आगे, आ जाओ भाई। अब यार ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए, डायरेक्ट पूछ लेता और उस पर नीट में सवाल आ चुका है कि 3 मासेस म्यूचुअल ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से एक सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं। ऐसा कौन सा फोर्स है जो सेंट्रीपिटल की तरह काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो भी उसका कंपोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर। 3 इक्वल मासेस रिवॉल्विंग अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इन तीनों को जोड़ के जो ट्राइंगल बन रहा है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसकी साइड लेंथ है L और इस सर्किल की रेडियस है R। तो किसी इन तीनों की स्पीड्स या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम होगा, और वो मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट GM बाय L। यस, और अगर आपको उसके टर्म्स में लिखना है, किसके टर्म्स में बेटा, रेडियस के टर्म्स में, तो √3 टाइम्स R, और टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो ट्राइंगल की साइड लेंथ के क्यूब के प्रोपोर्शनल। इसको आप याद रख सकते हैं, 3 की जगह 4 भी दे सकता है। 4 इक्वल मासेस अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। यहां पे इन चारों को जोड़ के जो स्क्वायर आ रहा है उसकी साइड लेंथ कितनी है बेटा, L है। कितनी साइड लेंथ है, L है, और रेडियस कितनी होगी सर्किल की, R। तो यहां पे इन चारों की स्पीड्स सेम होगी, उसके मैग्नीट्यूड यहां पे लिखे हुए हैं L के टर्म्स में, R के टर्म्स में। अगेन T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइड लेंथ का क्यूब। और यहां पे R का वैल्यू क्या है, L बाय √2, और यहां पे R का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, R का वैल्यू हो जाएगा L बाय √3, है ना। देख लीजिए, डायरेक्ट काम आ सकता है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। किसी भी फ्री फॉल वाली बॉडी का एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि सरफेस ऑफ अर्थ पे होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस सर। अब फॉर्मूला देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, खाली अर्थ पे ही नहीं, किसी भी प्लेनेट के लिए आप निकाल सकते हो। आपको प्लेनेट का मास पता होना चाहिए, जैसे यहां पे फिलहाल बात हो रही है अर्थ की, तो मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, सरफेस पे कोई मास रखा हुआ है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा G इंटू मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। MERE पता हुआ आपको, है ना, ठीक है ना। तो ये आप याद रख लीजिए, किसी भी प्लेनेट के लिए कर सकते हैं, कैपिटल G इंटू मास ऑफ प्लेनेट बाय रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर, ठीक है बॉस, ये हो गया। और आप यहां पे जब कैलकुलेशंस में इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े तो G इंटू मास ऑफ प्लेनेट आप लिख सकते हो स्मॉल g इंटू रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा, तो लिखा हुआ है पुट GME इक्वल्स टू स्मॉल g RE स्क्वायर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इजीली। आगे हम देखेंगे।
जी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ, कभी कभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेंसिटी के टर्म्स में पूछ लेता है, ये आपको क्लास में डिराइव भी करवाया जाता है। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, मास हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख दिया, तुम्हारे पास ये फॉर्मूला आ गया 4/3 कैपिटल जी रो यानी डेंसिटी इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये तो सब फर्जी है बेटा, 4/3 जी ये काम का है, तो स्मॉल जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। इफ डेंसिटी इज मेंशन्ड यूज अबव इक्वेशन, डेंसिटी मेंशन्ड है तो आप ये इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोलो ठीक है, हाँ सर डन हो गया। चले आगे चलते सर। अब देखो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये पूछ लेता है यार। हाँ सरफेस पर कितनी है, सरफेस पर कितनी है बेटा, जी कैपिटल जी मास ऑफ प्लैनेट बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। अब है केस वन वेरिएशन ड्यू टू हाइट एच, मान लीजिए ये अर्थ है, एक बार मैं डायग्राम देख, हाँ एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मास हो गया एम, रेडियस हो गया आर, हाइट सरफेस से हो गई एच, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है तो एच हाइट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी सरफेस पर हो गई जी, एच हाइट पर हो गई जी डैश, ठीक है। तो जी डैश हो गई, अभी तक आता था ना जी एम बाय रेडियस का स्क्वायर, अब हो जाएगा जी एम डिवाइडेड बाय सेंटर से कितनी दूरी है आर प्लस एच, आर प्लस एच का स्क्वायर। अभी हमने देखा था कि कैपिटल जी एम को स्मॉल जी आर स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये भी आ गया, हाँ बड़े भाई बिल्कुल। और अगर एच की वैल्यू आर से बहुत ज्यादा कम है ना, तो आप एक अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो, जी डैश बराबर जी इंटू 1 - 2h बाय आर। ये अप्रोक्सीमेशन आप तभी कर सकते हो जब h जो है 320 किलोमीटर से छोटा हो, यानी कि अर्थ की रेडियस के 5% या उससे छोटा, अर्थ की रेडियस से 5% या उससे छोटा हो हाइट, तब आप ये डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ये ऑलवेज एप्लीकेबल नहीं, ये परम सत्य नहीं, ये एक स्पेशल केस है जब हाइट जो है वो रेडियस से बहुत ज्यादा छोटी हो, लेकिन ये क्या है परम सत्य, यानी कि आप बोल सकते हो कि ये किसी भी हाइट कम ज्यादा के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो व्हेन इन डाउट, जब आपको डाउट हो यार ये हाइट जो है रेडियस से बहुत ज्यादा छोटी या बड़ी तो नहीं है, तो आप ये यूज कर लो। और जब आपको साफ साफ दिख रहा है बेटा कि हाइट जो है रेडियस से बहुत कम है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर चलें आगे, हाँ सर आगे चलते हैं। देखो भाई वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ डी, अब सरफेस से डी डेप्थ पर एक बार ये देख लेता हूं, ये भी विजिबल है, हाँ बिल्कुल विजिबल है। ये कितनी डेप्थ है बेटा पता है आपको, ये डी डेप्थ है सरफेस से, ये ज्यादा विजिबल है क्या, देख लेता हूं क्योंकि यार हाँ ये ज्यादा विजिबल है। स्मॉल डी रेडियस हो गई यार, स्मॉल डी सरफेस से डेप्थ, सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, डेप्थ डी पर जी डैश, और ये सेंटर से दूरी हो गई स्मॉल आर, तो जी डैश बराबर जी इंटू 1 - d बाय आर, वेयर डी इज डेप्थ फ्रॉम सरफेस, इसको याद रखना, डेप्थ फ्रॉम सरफेस। सर हमको तो सरफेस से डेप्थ नहीं चाहिए, हमको तो सेंटर से डिस्टेंस चाहिए स्मॉल आर, तो आप उसके टर्म्स में लिख सकते हो जी इंटू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। बस ये याद रखें कि डी यहाँ पे सरफेस से डेप्थ है और स्मॉल आर सेंटर से डिस्टेंस है। अच्छा एट सेंटर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा, एट सेंटर ऑफ अर्थ, एट सेंटर ऑफ अर्थ यानी कि आप डेप्थ कितना चलेगा, स्मॉल डी कितना हो गया रेडियस के बराबर, आर बाई आर 1 - 1 0, या यहां पे डिस्टेंस कितना हो गया स्मॉल आर 0, इसको 0 पुट करोगे तो जी डैश कितनी हो जाएगी 0। इसका मतलब सेंटर ऑफ अर्थ पे पेपर में पूछता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आएगा बेटा, 0 आएगा, 0। ये डायरेक्ट पूछ चुका है नीट में, इवन जेई में भी। चलते हैं बेटा आगे। अब एक ग्राफ याद रखें, ये ग्राफ भी नीट और जेई दोनों में ही पूछ चुका है, क्या, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ग्राफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ग्राफ वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ है, तो ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ जब 0 हो जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी 0 है। धीरे धीरे बढ़ेगा लीनियरली, आप देखो, हाँ सर कैसे, देखो स्मॉल आर बढ़ रहा है लीनियरली, तो जी डैश भी बढ़ रहा है, हाँ सर बढ़ेगा धीरे 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 धीरे, सरफेस पे होगा मैक्सिमम, हाँ सर ये हमने क्लास में करा है, क्लास नोट्स में भी लिखा है। और सर फिर जैसे जैसे बाहर जाएगा ये हो गया आपका सरफेस, आर बराबर रेडियस कितना हो गया बेटा, सरफेस पे कितना हो गया जी मैक्सिमम, जी एम बाय आर स्क्वायर, ये कैसी वैल्यू दिख भी रही है मैक्सिमम, है ना, यस सर। फिर जैसे आप बाहर जाओगे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिस्टेंस के साथ कम होगी, तो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये देख लीजिए ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट जेई दोनों में ही पूछा है। अगला हो गया बेटा वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अब क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है तो यहां पे एक पॉइंट हमने ले लिया बेटा पी, यहां पे एक पॉइंट ले लिया पी, तो अब इस पे सेंटर की तरफ भी फोर्स लग रहा है,
अगर हम रोटेटिंग फ्रेम से देखें तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है। तो नेट फोर्स मिला जुला के जी डैश आ जाएगा हमारे पास। और ये लैम्डा क्या है बेटा? लैम्डा है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड यानी पॉइंट पी को सेंटर से जोड़ दिया, और जो इक्वेटोरियल प्लेन से जो ये लाइन एंगल बना रही है दैट इज लैम्डा लैटिट्यूड। ठीक है, हाँ सर, पेपर में कभी लैटिट्यूड बोल दे तो जी डैश कितना हो गया? ओमेगा से रोटेट करिए, क्योंकि आपको पता होगा कि अर्थ के अबाउट रिवॉल्यूशन करने के अलावा अर्थ अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करती है ओमेगा से, है ना। तो जी डैश हो गया जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। पोल्स के लिए ये हो गया पोल, यस सर, पी यानी पोल, और ये हो गया ई यानी इक्वेटर। पोल के लिए लैम्डा हो गया 90, लैम्डा 90 पुट हो गया, शहीद हो गया, कॉस 90 0 हो गया। तो जी डैश कितना हो गया? जी, यानी कि पृथ्वी घूमे ना घूमे पोल वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम बोल सकते हैं पोल वालों को खबर क्या? पोल वालों को खबर क्या? रोटेशन क्या चीज है। वाह सर, क्या बात है, पोल वालों को खबर क्या? रोटेशन क्या चीज है। इक्वेटर पे आइए तब देखिए रोटेशन क्या चीज है। इक्वेटर वालों के लिए सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। देखो खैर, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ ऑन द वैल्यू ऑफ जी एट पोल्स। ठीक है, फॉर इक्वेटर लैम्डा बराबर 0, लैम्डा बराबर 0 इक्वेटर पे, तो कॉस 0 1 हो गया। तो जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर। सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है इक्वेटर वालों को। जी हाँ, द इफेक्ट ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ ऑन द वैल्यू ऑफ जी एट द इक्वेटर इज मैक्सिमम। तो पेपर में पूछ सकता है कहां पे रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से इफेक्ट मिनिमम है, कहां पे मैक्सिमम है। एक चीज और पूछ सकता है, देखो क्या हो यदि हम अर्थ का ओमेगा बढ़ा दें, वैसे ओमेगा की वैल्यू बहुत कम होती है तो ये इतना प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन क्या हो यदि हमारे पास ताकत आ जाए कि हम पृथ्वी का ओमेगा बढ़ा दें, ओमेगा 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 बढ़ाते जाएं सच दैट ये वाली और ये वाली वैल्यू बराबर हो जाए, तो जी डैश 0 हो जाएगा। तो इक्वेटर वालों को वेटलेसनेस महसूस होगा, हवा में तैरने लगेंगे। ठीक है, तो पेपर में पूछ सकता है, पेपर में पूछ सकता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ओमेगा, अर्थ की ओमेगा कितनी हो कि इक्वेटर वालों को वेटलेसनेस महसूस हो। तो फॉर वेटलेसनेस एट इक्वेटर, बूझे, हाँ सर, फॉर वेटलेसनेस, वेटलेसनेस एट इक्वेटर, एट इक्वेटर। ठीक है, हम बोलेंगे जी डैश कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। जी डैश कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कितना हो जाएगा? 0। ओमेगा स्क्वायर आर इधर आ गया, मतलब ये दोनों बराबर हो गए। तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया? जी बाय आर, और ओमेगा कितना हो गया? अंडर रूट जी बाय आर। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि अर्थ का ओमेगा कितना हो जाए बेटा कि इक्वेटर वालों को वेटलेसनेस महसूस होने लगे, यानी उनके लिए इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाए, अंडर रूट जी बाय आर। अच्छा, आपको पता होना चाहिए बेटा सबको अर्थ का रेडियस कितना होता है? 6400 यानी 6400 किलोमीटर। वैसे तो पता होगा रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। और मैं फॉर योर इंफॉर्मेशन जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, कह रही ये जनरल नॉलेज नहीं है, ये तो पेपर में पूछ सकता है। जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि ये जो ओमेगा है ये अभी प्रेजेंट की जो अर्थ की ओमेगा है ना उसका 18 गुना है। मतलब अभी अर्थ की जो रोटेशनल स्पीड है, एंगुलर वेलोसिटी है अपनी एक्सिस पे, अपनी दूरी पे घूमने के अबाउट, उसको 18 टाइम्स कर दूं मैं, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 18 गुना, तो ये वाली ओमेगा हासिल हो जाएगी और इक्वेटर वाले हवा में तैरने लगेंगे, यानी कि उनको वेटलेसनेस महसूस होगा। क्या महसूस होगा? वेटलेसनेस, जैसे एस्ट्रोनॉट्स को महसूस होता है स्पेस स्टेशन में ऊपर। ठीक है, हाँ सर, तो ओमेगा हो गया रूट जी बाय, समझ में आ गई बात? ठीक है, डन हो गया। ओके सर, आगे बढ़ो, चलो बेटा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आ जाओ। अब यहाँ पे एक चीज और है बेटा, यहाँ पे एक चीज और है, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। वैसे तो हम अर्थ को कैलकुलेशंस के लिए एकदम स्फेरिकल एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन अर्थ थोड़ी सी ऊपर और नीचे से पिचकी हुई होती है। कैसे? जैसे ये हो गया परफेक्ट एकदम स्फीयर, है ना, लेकिन अगर आप इसको ऊपर और नीचे से थोड़ा सा पिचका दोगे, दबा दोगे, तो बीच में से फैल जाएगी। हाँ सर, तो बेसिकली जो अर्थ का शेप होता है थोड़ा सा इस प्रकार से होता है। भावनाओं को समझेंगे, थोड़ा सा समझ गए, थोड़ा सा पिचका हो, थोड़ा सा, मुझे पता है कि ज्यादा स्फीयर जैसा नहीं लग रहा, पर भावनाओं को समझो। ठीक है, हाँ सर, ओके। तो यार ये हो गया पोल और ये हो गया इक्वेटर। तो बेसिकली हुआ क्या बेटा कि ऊपर और नीचे से थोड़ी सी पिचकी हुई है, मतलब बीच में से फैली हुई, यानी इक्वेटर पे ना इसकी रेडियस थोड़ी सी ज्यादा है। तो ये हो गया बेटा पोल, है ना, और ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया इक्वेटर, है ना। हाँ सर, ये हो गया सेंटर, ये हो गया रेडियस ऑफ पोल, और ये हो गया रेडियस ऑफ इक्वेटर। मैं आपको बता दूं कि रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस एट पोल। डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा, इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है। बाय हाउ मच? बाय 21 किलोमीटर।
बाय 21 किलोमीटर, मतलब इक्वेटर की जो रेडियस आप नापोगे और पोल की रेडियस नापोगे तो आप पाओगे इक्वेटर की रेडियस पोल की रेडियस के मुकाबले 21 किलोमीटर ज्यादा है। अब आप मुझे बताओ कि जी जो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। हाँ सर, तो जहां पे रेडियस कम है वहां पे जी की वैल्यू ज्यादा है, तो पोल पे रेडियस कम है तो पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है, पोल पे रेडियस कम है तो पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है किसके मुकाबले, इक्वेटर के मुकाबले। यस और नो? हाँ सर बिल्कुल सर, पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है इक्वेटर के मुकाबले। क्यों? क्योंकि पोल पे रेडियस कम है, इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है क्योंकि इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है उसके बारे में आप सोचना कि मान लीजिए सोने की दुकान है, एकदम हाइपोथेटिकल है, दो सोने की दुकान है, एक पोल पे एक इक्वेटर पे, और इधर से उधर सोना ले जाना एकदम लीगल है। वैसे आप नहीं ले जा सकते, आपको पता होगा एक कंट्री से दूसरे कंट्री आप सोना स्मगल नहीं कर सकते। हाँ थोड़ा बहुत आप ले जा सकते हो, मतलब वो रूल्स के हिसाब से 1 ग्राम 2 ग्राम वॉट एवर इट इज, लेकिन ऐसे बल्क में आप किलो के भाव सोना नहीं ले जा सकते एक कंट्री से दूसरे कंट्री। यहाँ पे तो पोल से इक्वेटर की बात हो रही है। तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होता है, कमेंट में बताना मुझे उसका जवाब, सोचना इसके बारे में, है ना। पोल और इक्वेटर पे दो दुकानें हैं सोने की यानी कि गोल्ड की। पोल पे जो दुकान है उस पे आप खरीद भी सकते हो बेच भी सकते हो, इक्वेटर पे जो सोने की दुकान है खरीद भी सकते हो बेच भी सकते हो। कहां से खरीदें और कहां पे बेचें कि पैसा ही पैसा हो, नुकसान ना हो जाए, इसके बारे में सोचना। आपको वैसे क्लास में बताया गया होगा, कमेंट में बताना कि देखो इसका एकदम कंसेप्ट हाइपोथेटिकल है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। कमेंट में मेरे को सोच के बताना कि पोल पे खरीदूं या पोल पे बेचूं, एक मतलब कहां से खरीदूं और कहां पे बेचूं ताकि प्रॉफिट हो जाए, आप मुझे बताना, ठीक है ना। ठीक है सर, ओके, मुनाफा हो जाए। चलो भाई आगे चलते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें बेटा तो इसका फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है। एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वही है, डायमेंशन वही हो गया अपना ml2t-2, और SI यूनिट कितना हो गया बेटा, जूल हो गया। SI यूनिट कितना हो गया, जूल हो गया। m1 m2, मान लीजिए दो मासेस का सिस्टम है जिनके बीच की डिस्टेंस r है, जिनके बीच की डिस्टेंस r है, तो सिस्टम का पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा -gm1m2/r। अगर दो से ज्यादा गिवन होंगे, दो से, जैसे मान लो ट्राइंगल गिवन है, मान लो सर दो से ज्यादा गिवन हुए फिर क्या करेंगे, सर ये m1 है, सर ये m2 है, सर ये m3 है, तो पेयर्स बनाना। कितने पेयर बन जाएंगे, सर m1 m2 का एक पेयर, सर m2 m3 का एक पेयर। हाँ सर ऐसे सवाल क्लास में कि m1 m3 का एक पेयर, 3 पेयर बन गए। 4 होंगे तो पेयर बनाना, 4 होंगे तो 6 पेयर बनेंगे। नंबर ऑफ पेयर्स का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आप कर सकते हो, नंबर ऑफ पेयर्स फॉर्म n इंटू n-1/2, जितने भी पॉइंट मास है, 3 है, 3 पुट कर दो, 3 इंटू 2/2 3, 4 होगा तो 4 इंटू 3/2 6, ठीक है ना। n इंटू n-1/2 नंबर ऑफ पेयर से निकाल सकते हो। हालांकि 2 पार्टिकल सिस्टम का है, -gm1m2 पेयर के लिए, इसके लिए -gm1m2 -gm2m3 -gm1m3/r, यानी इनके बीच का डिस्टेंस, और उनको आप एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हो, ठीक है। हाँ सर ये फॉर्मूला याद रखें बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, -gm1m2/r, ठीक है। अब यहां पे चलते हैं, देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों, सर ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। हाँ भाई, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट एट अ हाइट h फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। मान लीजिए कोई सैटेलाइट है, वो घूम रही है, अर्थ का रेडियस हो गया re, अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर, तो इसका ऑर्बिटल रेडियस, सबसे पहले आप जान लीजिए इस टर्म को, ऑर्बिटल रेडियस। ऑर्बिटल रेडियस होता है स्मॉल r, और ये होता है सैटेलाइट का सेंटर ऑफ प्लैनेट से डिस्टेंस, जिसके अबाउट वो क्या कर रही है, घूम रही है ना। तो हो जाएगा re प्लस h या h प्लस re वॉट एवर, रेडियस ऑफ प्लैनेट प्लस हाइट फ्रॉम अर्थ। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया √gm/r प्लस h। r प्लस h को आप ऑर्बिटल वेलोसिटी भी लिख सकते हो। याद है आपको gm को क्या लिखा था, g इंटू आर स्क्वायर। हाँ सर, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, एक सवाल डायरेक्ट पूछ लेता है, इफ ऑर्बिट इज क्लोजर टू अर्थ सरफेस नेग्लेक्ट h, यानी कि ये सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के बहुत ही ज्यादा करीब से, क्या करीब, बहुत ही ज्यादा करीब ऑर्बिट कर रही है, यानी h की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है, यानी h की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है, किससे, रेडियस ऑफ अर्थ से। तो आप यहां पे h को नेग्लेक्ट करके √gm/r लिख सकते हो, gm को लिख सकते हो gr स्क्वायर, स्मॉल gr स्क्वायर, r स्क्वायर से r एक कट जाएगा √gr, इसकी वैल्यू आएगी बेटा आपके पास, दे भी रखा है फॉर इजी कैलकुलेशन, √gr का जो वैल्यू है या √gm/r का जो वैल्यू है वो आता है 8 किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब
ऐसी सैटेलाइट जो अर्थ के रेडियस से बहुत, अर्थ के सरफेस से बहुत ज्यादा करीब होके घूम रही है, ऑर्बिट कर रही है, वो 1 सेकंड में 8 किलोमीटर चल जा रही है। मतलब कि एक तरीके से वेलोसिटी या स्पीड को देखने का तरीका होता है ना कि 1 सेकंड में कितना चल गई, तो वैसे आप याद रखें मीटर पर सेकंड नहीं, दैट इज 8 किलोमीटर पर सेकंड। अब ऑब्वियसली वो तो सर्कुलर पाथ में चल रही है तो डिस्टेंस अलग होगा, लेकिन उसकी स्पीड क्या होगी 8 किलोमीटर पर सेकंड या 8000 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसका टाइम पीरियड भी याद रखें, इसका टाइम पीरियड भी आप याद रखें, कभी कभी पूछ लेता है कि ऐसी सैटेलाइट जो अर्थ के बहुत करीब क्या कर रही है, ऑर्बिट कर रही है, उसका वेलोसिटी तो हो गया आपके पास कितना बेटा, कितना हो गया 8 किलोमीटर पर सेकंड, है ना, और टाइम पीरियड हो गया बेटा उसका 84.6 मिनट, 84.6 मिनट, अप्रोक्सीमेटली 85 मिनट, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी फॉर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, डायग्राम वही है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला GMM/2r, आप निकाल सकते हो हाफ इंटू मास ऑफ सैटेलाइट इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर, उससे आएगा आपके पास GMM/2r। देखो स्मॉल आर क्या बेटा, यहाँ पे स्मॉल आर क्या, मैं पहले ही बता चुका हूं, ऑर्बिटल रेडियस RE प्लस H, RE प्लस H, यस सर। पोटेंशियल एनर्जी है माइनस GMM/r, दो मासेस, आप अर्थ का मास सिचुएटेड मान लोगे उसके सेंटर पे, तो इनके बीच की डिस्टेंस हो गई दो मासेस के लिए स्मॉल r, तो वो फॉर्मूला लग गया माइनस GM1m2/r, यस सर। टोटल एनर्जी इनको ऐड कर दिया गया माइनस GMM2/2r। रिलेशन इनके बीच का देखो, काइनेटिक एनर्जी के आगे माइनस लगा दूंगा तो टोटल एनर्जी आ जाएगा, या टोटल एनर्जी के आगे माइनस लगा दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। और दूसरा, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को हाफ से डिवाइड कर दूं या टोटल एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पोटेंशियल एनर्जी आए, तो U इज 2 इंटू टोटल एनर्जी, है ना, ये याद रखना है, पेपर में पूछ लेता है। अच्छा, ये ग्राफ है, ये ग्राफ भी पूछ सकता है, एक ही ग्राफ में एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस, काइनेटिक एनर्जी, फिर ये नीचे दो ग्राफ है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव यहां पे मैं लिख दूं बेटा ऑलवेज पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी पहले भी बता रखा है, वर्क पर एनर्जी में ऑलवेज पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी का ये ग्राफ हो गया, इसके नीचे जो ग्राफ आए पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हो गया, इसको याद रख सकते हैं, है ना। यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी की बात कर ली। अब हम चलते वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। ठीक है, मान लीजिए ये सैटेलाइट है, कोई घूम रही है, पहले ऑर्बिटल रेडियस है R1 और इसको शिफ्ट करना ऑर्बिटल रेडियस R2 में, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। जो आप इसको सॉल्व करोगे, या चेंज इन टोटल एनर्जी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा GMM/2 इंटू 1/r1 माइनस 1/2। इसकी इनिशियल ऑर्बिटल रेडियस है R1, फाइनल ऑर्बिटल रेडियस है R2। इनिशियल ऑर्बिटल रेडियस कितनी बेटा इसकी R1, और फाइनल ऑर्बिटल रेडियस कितनी बेटा इसकी R2। समझ गए? हाँ सर, इसको देख लीजिए, GMM/2 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, देख लो भाई इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस टू सर्कुलर ऑर्बिट। मान लो सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अभी घूम थोड़ी रहा है सैटेलाइट की तरह, रखा हुआ है, उसको किसी ऑर्बिट में मुझे पहुंचाना है और उसको कुछ वेलोसिटी से चलाना है। उसको देखो क्या लिखा है, वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस टू सर्कुलर ऑर्बिट। पहले सरफेस पर रखा है, फिर सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, और वो सर्कुलर ऑर्बिट की जो ऑर्बिटल रेडियस है वो कितनी होगी कैपिटल R प्लस H। तो वर्क डन इज एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल। फाइनल एनर्जी कितनी टोटल, क्योंकि चल भी रहा है घूम भी रहा है। इनिशियल एनर्जी कौन सी है, घूम नहीं रहा, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। यस सर, तो यहां पे हमारे पास आ गया वर्क डन आ गया, है ना, टोटल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, देख लीजिए इसको। ठीक है, क्लास में डिराइव करवाया गया है, यहाँ पे हमने एक जगह सब लिखा हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है सर, अगला वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट एच अबव सरफेस। एक बार देखो, ये तीसरा केस है। सबसे पहले केस में क्या पढ़ा कि सैटेलाइट को ऑर्बिटल रेडियस R1 से ऑर्बिटल रेडियस R2 में शिफ्ट करना है। उसके बाद दूसरा केस, खाली फॉर्मूला याद नहीं करना, फॉर्मूले के साथ भाई उसका बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए कि क्यों फॉर्मूला याद किया, क्या चीजें दे रखी थी। दूसरा केस कौन सा हो गया इससे जस्ट पिछला वाला, कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ सरफेस पे और उसको R ऑर्बिटल रेडियस की ऑर्बिट में घुमाना है। ठीक है, अब है वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट एच अबव सरफेस। यानी सरफेस पे रखा है और एच हाइट अबव अर्थ सरफेस पे लेके जाना है, घुमाना नहीं है, बस यहां रखा है और मुझे एच हाइट पे लेके जाना है। याद है वहां पे हम पढ़ते थे, कहां पे, वर्क पर एनर्जी में, कि कितना वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा माइनस mgh,
और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा mgh। यहाँ पे mgh नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला अलग है सुनना बहुत ध्यान से। पहले अर्थ की सरफेस पे था या प्लेनेट की सरफेस पे था, आप सरफेस से कितने h हाइट पे इसको लेके जा रहे हो, तो वर्क डन हो जाएगा। ऑब्वियसली घूम नहीं रहा तो सिर्फ टोटल एनर्जी की जगह सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी आएगी। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। सब कुछ आपने सॉल्व कर दिया तो आया mg। ये m है स्मॉल m, ऑब्जेक्ट का मास, mg इंटू रेडियस ऑफ अर्थ इंटू h बाय r प्लस h। ठीक है, अब यहां पे अलग अलग केसेस है, कुछ भी पूछ ले अब तो कि वर्क डन टू मूव एन ऑब्जेक्ट टू हाइट इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ, h की वैल्यू कुछ भी दे दे यार तो पुट कर दो, आंसर निकाल लो। h की वैल्यू r दे दी, पुट कर दो, mg r/2 आ गया। h की वैल्यू r/2 दे दी, पुट कर दो, आंसर निकालो। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप h की वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। एक चीज और पूछेगा कि अगर आपने h हाइट से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया तो जमीन से टकराते वक्त स्पीड क्या होगी? सर ये तो काइनेमेटिक्स में आपने बताई थी √2gh। हाँ, लेकिन वो तब थी जब बहुत छोटी हाइट होती थी, 10 मीटर, 20 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर। यहां पे इतनी हाइट है कि g चेंज हो जाता है उसमें। ठीक है, तो उस वजह से यहां पे फॉर्मूला आता है √2gh। वैसे ही √2gh बाय 1 + h बाय रेडियस ऑफ अर्थ। इसको अगर मैं छुपा दूं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको अगर मैं छुपा दूं तो ये वो वाला फॉर्मूला आ जाएगा, कौन सा? काइनेमेटिक्स मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटेशन वाले फॉर्मूले में नीचे आ जाएगा 1 + h बाय re, यानी वेलोसिटी। आप समझ गए कौन सी वेलोसिटी है? मैं बता देता हूं, लिख देता हूं। वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। यहां पे थोड़ी जगह कम है, पर जगह तो सर दिल में होती है, हम लिख लेंगे, देख लेंगे। व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, कहां से आपने छोड़ा है उसको? वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, कहां से आपने छोड़ा है? रिलीज्ड, व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम, स्ट्राइक्स द ग्राउंड व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम हाइट h, व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम हाइट h। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। हाँ सर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो चलता है। तो थोड़ा छोटा छोटा हो गया है ना। वेलोसिटी ऑफ बॉडी कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, मैं बोल के बता रहा हूं ना, ये कौन सी वेलोसिटी है? जब आप इतनी ऊंचाई h, ऊंचाई से इसको छोड़ दोगे तो जमीन से टकराते वक्त इसकी वेलोसिटी है स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या स्पीड। वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड व्हेन रिलीज फ्रॉम हाइट h कितनी होगी? पहले होती थी काइनेमेटिक्स मोशन अंडर ग्रेविटी में √2gh, अब हो गई √2gh डिवाइडेड बाय 1 + h बाय रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। हाँ सर, चलते हैं आगे, आगे बढ़ो। अगला है एस्केप वेलोसिटी। हाँ सर, ये वो वेलोसिटी है जिससे मैं किसी बॉडी को अगर फेंक दूंगा, प्रोजेक्ट कर दूंगा, तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर जाएगी। क्या कर जाएगी? एस्केप। और मान के चलूंगा कि कहां पहुंच जाएगी? इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगी। अगर एस के वेलोसिटी से कम से फेंकूंगा, लेसर देन से फेंकूंगा, लेसर देन एस के वेलोसिटी, तो इनफाइनाइट पे नहीं जाएगी, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप नहीं करेगी, वापस आ जाएगी। और ज्यादा फेंकूंगा तो क्या होगा? तो इनफाइनाइट से और आगे चली जाएगी। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं। मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट सच दैट इट एस्केप्स आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। यहां से अर्थ के आपने सरफेस से फेंका, कहां तक चली गई? इनफाइनाइट तक, और इनफाइनाइट पे जाके रुक गई। तो इसके वेलोसिटी हो गई √ वो थी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी थी? √gm/r। ये है √2gm/r, और gm की जगह gr² लगा दोगे तो √2gr आ जाएगा, यानी इट इज √2 टाइम्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। डेंसिटी वाला फॉर्मूला g का रख दिया तो एस्केप वेलोसिटी डेंसिटी के टर्म्स में आ जाएगी। यहां पे ये सब लिखा हुआ है, जल्दी बोलो। हाँ सर ठीक है। एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अ हाइट h, अर्थ सरफेस से नहीं पूछ रहा, हाइट h से पूछ रहा। तो कुछ नहीं करना, यहां पे पहले अर्थ सरफेस पे था तो कितना था सेंटर से डिस्टेंस? R, और अगर हाइट h बोलोगे तो यहां पे आ जाएगा r+h, सिंपल है ना। हाँ, अब एक चीज जो पेपर में पूछता है कि एस्केप वेलोसिटी किसके इंडिपेंडेंट है? क्या आप जिस बॉडी को फेंक रहे हो उसके मास पे निर्भर कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे निर्भर कर रहा है? नहीं कर रहा। तो पेपर में बोलता है कि मान लो एक 45 डिग्री से फेंक दिया, एक 30 डिग्री से फेंक दिया, तो एस्केप होगा कि नहीं होगा? अरे बेटा, एस्केप वेलोसिटी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, चाहे ऐसे फेंको चाहे ऐसे। अब ये मत बोल रहा है ऐसे फेंका तो बिल्डिंग से टकरा जाएगा, पहाड़ से टकरा जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं बोल देता हूं, इस पे सवाल पूछ सकता है। इंडिपेंडेंट है किसके? इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है ना साहब, एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, सॉरी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बोल रहा हूं, मिस्टेक, एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अभी ठीक है। हाँ, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन तो खुद ही हो गई ना। तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन,
तो मास ऑफ बॉडी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दोनों पे डिपेंड नहीं कर रही है। स्लाइड देख लो, डेंसिटी वाला फॉर्मूला भी है, ठीक है। हाँ सर, डन हो गया। चलते हैं सर आगे। ओके, अब यार केपलर्स लॉज की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? केपलर्स लॉज की बात कर लेते हैं फटाफट से। केपलर के 3 लॉज थे। हाँ सर, सबसे इजी द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। हर एक प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई। फोका यानी फोकस। पी क्या होता है, बी क्या होता है, अभी सब अपन देख लेंगे, ठीक है। देखो, ये 2 फोकस हो गए एलिप्स के। एलिप्स की इक्वेशन सबको पता है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ये हमने बेसिक मैथ्स में ही बोला था, और हमने कहा था लॉट क्या आएगा, कहां पे, ग्रेविटेशन में। देखो वो आ गया। प्लैनेट घूम रहा है, एग्जैक्टली पाथ सर्कुलर नहीं होता, एलिप्टिकल पाथ होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, चीजों को आसान बनाने के लिए पाथ कैसा मान लेते हैं, सर्कुलर मान लेते हैं, ठीक है। खैर, ये फोकस है एलिप्स का। ओके, ए बी सी, अभी इसको मैं डी कर लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। अब ये हो गया मेजर एक्सिस टू ए, और ये हो गया माइनर एक्सिस टू बी। ये आपको याद होगा। हाँ सर, अच्छा 2 पॉइंट्स है, पेरिलियन और पेरिजी, और एपोजी और है ना एफिलियन, देख लेते एक बार। तो यहां पे एक काम करता हूं, सुनना, इसको अभी के लिए हटा देता हूं। सबसे पास वाला पॉइंट कौन सा है, सबसे पास वाला पॉइंट कौन सा है, ये सन है। तो प्लेनेट इसके सबसे पास कब होगा, यहां पे। हाँ सर, तो सबसे पी से पास, पी से पेरिलियन, पेरिलियन और पेरिजी नियरेस्ट पॉइंट। सबसे दूर प्लेनेट कब होगा, इस सन से, यहां पे। यस सर, तो इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया ए, यहां पे भी ए लिख देता हूं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ठीक है, एपोजी और एफिलियन फारदेस्ट पॉइंट। तो पी से पास, पी फॉर पास, पी फॉर पेरिलियन। पेरिलियन या पेरिजी सबसे करीब वाला पॉइंट प्लैनेट का फ्रॉम सन, एपोजी सबसे दूर वाला पॉइंट, है ना। अभी के लिए आप ये ध्यान रखें, फर्स्ट लॉ तो इतना ही है, फर्स्ट लॉ तो इतना ही है, ठीक है। अभी एलिप्स के बारे में और भी चर्चा करेंगे बेटा, है ना, एलिप्स के बारे में और भी चर्चा करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ हो गया, देख लो इसको, सिर्फ इतना ही बोलता है। यस, फर्स्ट लॉ सिर्फ इतना बोलता है केपलर का, क्या, कि हर एक प्लैनेट सन के अराउंड मूव करता है इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ इट्स फोकस। आप सन को यहां मान लो, इस फोकस पे मान लो, इस फोकस पे मान लो, एक ही बात है, ठीक है ना। हाँ सर, चलो अभी लॉ ऑफ एरियाज पढ़ते हैं, फिर और भी कुछ चीजें देखेंगे। लॉ ऑफ एरियाज क्या बोलता है, सुनो। लॉ ऑफ एरियाज, सेकंड लॉ ऑफ केपलर, the line joining the sun to the planet sweeps out equal areas in equal interval of time, that is aerial velocity is constant। समझना, मान लो कोई प्लैनेट है, वो बी से बी डैश चला गया, तो उसने, अरे स्वीपिंग का मतलब जैसे वो नहीं बोलते झाड़ू पोंछा लगाना, स्वीपिंग, स्वीपिंग पोंछा लगाना, स्वीप करते हैं, एक एरिया को कवर करते हैं। वैसे ही प्लैनेट बी से बी डैश चला गया तो उसने इतना एरिया कवर किया, और प्लैनेट पी से पी डैश चला गया तो उसने इतना एरिया कवर किया। तो वो ये बोल रहा है सेकंड लॉ कि जैसे लीनियर वेलोसिटी होती है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वैसे एरियल वेलोसिटी होती है डी ए बाई डी टी, एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, यानी इक्वल एरिया में इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा, स्वीप करेगा। ज्यादा टाइम में ज्यादा एरिया स्वीप करेगा, कम टाइम में कम एरिया स्वीप करेगा, ठीक है। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ प्लैनेट विल मूव स्लोली व्हेन इट इज फारदेस्ट फ्रॉम सन एंड रैपिडली व्हेन इट इज नियरेस्ट टू द सन। अभी इसको अपन देखेंगे भी, सही प्रूव भी कर देंगे अभी अगले स्लाइड पे, क्या कि जब वो पास होगा, करीब होगा सन के, तो बहुत तेज मूव करेगा, और जब बहुत दूर होगा तो स्लो मूव करेगा, वही लिखा हुआ है, ठीक है। लॉ ऑफ एरियाज इज ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन। बेटा ये जरूर पूछ लेगा पेपर में कि ये जो एरिया है, लॉ ऑफ एरियाज, इस पिछले वाले को लॉ ऑफ ऑर्बिट्स बोलते थे, इसको लॉ ऑफ एरियाज बोलते हैं। बोलेगा किस पर बेस्ड है, तो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एरियल वेलोसिटी सॉरी डी ए बाई डी टी, वो आप डेल्टा ए बाई डेल्टा डी भी लिख सकते हो, होता है एल बाई टू एम। ये फॉर्मूला भी आप प्लीज याद रख लेना। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एल क्या होता है बेटा, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हटा दे रहा हूं मैं यहां से, एंगुलर मोमेंटम एल बाई टू एम, ठीक है। ठीक है सर, डन हो गया। इसको एक बार देख लो। अब अपन थोड़ा सा इस पे और गौर फरमाते हैं। आओ नेक्स्ट स्लाइड पे आओ। देखो भाई बहुत ध्यान से सुनना। अब यहां पे मैं पेरिलियन और एफिलियन वो सब हटा दे रहा हूं और सिंपली मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, ये एबीसीडी का मतलब वो नहीं, आप समझ गए। हाँ, क्या एफिलियन पेरिलियन वो मैंने बता दिया, ऐसी नॉर्मल एबीसीडी लिख दिया। अब यहां पे हमें पता होना चाहिए कि वेलोसिटी कैसी होती है, सर्कुलर बोल रहा हूं, कर्व पाथ में टेंजेंशियल, मान लो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो बी पे वेलोसिटी क्या हो गई, इस तरीके से, डी पे वेलोसिटी इस तरीके से हो गई।
ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया मिनिमम, आर मिनिमम, आर मिनिमम, ये विजिबल है ना आर मिनिमम, हाँ सर आर मिनिमम। इसको अभी इस फोकाई को हटा दे रहा हूं, और ये यहां पे डिस्टेंस कैसा हो गया बेटा आर मैक्सिमम, आर मैक्सिमम। ठीक है, तो हमें पता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, यानी L1 बराबर L2 है। L का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं mvr, तो यहां पे मान लो वेलोसिटी हो गई v मिनिमम पे v1, और यहां पे हो गई लेट सपोज v2, तो मास इंटू वेलोसिटी v1 इंटू आर मिनिमम, यस सर, बराबर मास इंटू वेलोसिटी 2 इंटू आर मैक्सिमम। मास से मास शहीद हो गया, तो v1 बाय v2 क्या आ गया बेटा आर मैक्स बाय आर मिन। इसका मतलब ये हुआ, कॉमन सेंस वाली बात है, mvr कांस्टेंट होगा, mvr अगर कांस्टेंट है, mvr कांस्टेंट है, कॉमन सेंस है, मास तो कांस्टेंट ही है। जब डिस्टेंस कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, जब डिस्टेंस मिनिमम होगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और जब डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो वेलोसिटी मिनिमम होगी। तो बेसिकली जो v1 है ये वाली, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, और ये जो v2 है दूर वाली ये मिनिमम वेलोसिटी। तो पेपर में क्या करेगा, v max बाय v min पूछ लेगा, तो आप बोल दोगे v max बाय v min इज नथिंग बट, v max बाय v min इज नथिंग बट r max बाय r min। एक ये चीज पूछ सकता है, ठीक है। कैसे आया ये, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से, m v1 r min बराबर m v2 r max, m से m शहीद हो गया, v1 r min बराबर v2 r max। आप ऐसे देख लो mvr कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, डिस्टेंस जब कम होगा, डिस्टेंस किससे देख रहे हैं सन से, तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, डिस्टेंस मिनिमम वेलोसिटी मैक्सिमम। तो कैसी आ गई वेलोसिटी, यहाँ पे मैक्स आ गई, और यहाँ पे कैसी वेलोसिटी आ गई मिनिमम आ गई। एक चीज और बताता हूं, देखो चलते हैं आगे, फिर ये देख लो, हाँ सर ये पूछ सकता है पेपर में ना, वी मैक्स बाय वी मिन का जो रेशियो है वो आर मैक्स बाय आर मिन होगा। अब एक चीज और देख लो, वी मैक्स बाय वी मिन बराबर आर मैक्स बाय आर मिन का जो रेशियो है, वी मैक्स बाय वी मिन क्या होता है आर मैक्स बाय आर मिन, ये रेशियो किसके बराबर है, ए इंटू वन प्लस सी बाय ए इंटू वन माइनस सी। अभी ई क्या है, 2 सेकंड रुक जा, बता रहा हूं, क्लास में बताया होगा। ए से तू शहीद कर देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अरे यार ए से ए कैंसिल आउट कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वन प्लस सी बाय वन माइनस सी लिख, ए इंटू वन प्लस सी बाय ए इंटू वन माइनस सी लिख, कोई दिक्कत नहीं है। ई क्या है अभी बता रहा हूं, ऑल्सो ए यानी सेमी मेजर एक्सिस, ए ये तो मेजर एक्सिस होगी, ए होगी सेमी मेजर एक्सिस, इट इज मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2, यानी मैक्सिमम और मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। अब ये ई क्या है, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स है, एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स बेसिकली एक मैथ्स का वो है क्वांटिटी, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्किल, कोनिक सेक्शंस में जेई वाले पढ़ते हैं मैथ्स में, जेई वाले पढ़ते हैं मैथ्स में। एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है देखो मैं आपको बता रहा हूं, ई बराबर सी बाई ए। अब ये सी क्या है और ए क्या है, ए तो आपको पता है, देखो ए तो पता है आपको, फिर से मैं बना देता हूं, ए तो हाँ सर ये मालूम है, ये हो गया ए, ये हो गया ए, ठीक है ना, ये हो गया ए, एक मिनट, ये हो गया सेमी मेजर एक्सिस। सी क्या होता है, ये सी होता है ना, ये डिस्टेंस जो है सेंटर से फोकस तक, ये होता है सी। तो सी डिवाइडेड बाय ए कितना हो जाता है एक्सेंट्रिसिटी, तो सी कितना हो जाएगा आप बोल सकते हो, सी कितना हो जाएगा ई टाइम्स ए, ठीक है। तो एक्सेंट्रिसिटी होता है, ये हो गया डिस्टेंस सी। अच्छा यहां के लिए भी ये भी सी है, थोड़ा इसको इधर कर देता हूं, फोकस को थोड़ा इधर कर देता हूं, ये भी सी है और ये भी ए है। तो एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है, सी डिवाइडेड बाय ए, एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है एक्सेंट्रिसिटी। और वी मैक्स बाय वी मिन, आर मैक्स बाय आर मिन का रेशियो भी मैंने आपको बता दिया अच्छे से। अच्छा आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, ई प्लस ऊपर उल्टा कर दोगे तो नीचे भी कर दे, ई प्लस वन बाय ई माइनस वन, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। ओके बॉस, चले आगे। हाँ सर आगे चलते हैं, ये भी सब हो गया, पेपर में पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। अब अगला है बेटा लॉ ऑफ पीरियड्स, तीसरा, कि अगर कोई पार्टिकल या कोई प्लैनेट एलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है सच दैट उसका सेमी मेजर एक्सिस कितना है, सेमी मेजर एक्सिस कितना है ए, मास ऑफ सन एमएस है ना, ठीक है। तो टाइम स्क्वायर यानी कि उस प्लैनेट का जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू बेटा सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब, ठीक है। और बाकी ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जाएगा तो आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, इसको याद रखें। और एक चीज और याद रखें, इफ
पाथ इज सर्कुलर, या इफ ऑर्बिट, अभी कैसा ऑर्बिट है बेटा इसका, अभी कैसा ऑर्बिट है, एलिप्टिकल ऑर्बिट, इफ ऑर्बिट इज सर्कुलर, इफ ऑर्बिट इज सर्कुलर, हम बोल देंगे टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अरे हो भी सकता है ना कि पेपर में सर्कुलर ऑर्बिट के लिए बोल दे, हाँ सर, तो टी स्क्वायर ए की जगह आ जाएगा आर, जहां पे आर क्या हो गया, आर क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल रेडियस हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल रेडियस हो जाएगा। तो एलिप्स के लिए भी बता दिया, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब। ऑर्बिटल सर्कुलर ऑर्बिट के लिए भी बता दिया, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब। ठीक है, इसको देख लीजिए बेटा, फिर चलते अपन आगे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब यहां पे की पॉइंट है, इसको याद रखना, इस पर डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है बेटा कभी भी। फोर्स जैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है ना बिटवीन टू मासेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, इन केस कि भाई फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर की जगह फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर एन हो जाए, तो एकदम से इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, ऑर्बिटल स्पीड और टाइम पीरियड सब उसी हिसाब से आते थे। क्या कि आप बोलते थे कि सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो एम वी स्क्वायर बाय आर है, सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सेंट्रीपिटल की तरह काम कर रहा है, तो सारे समीकरण बदल जाएंगे। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर एन माइनस 1/2 हो जाएगा, और टाइम पीरियड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर एन प्लस 1/2 हो जाएगा। इसको आप याद रखें, की पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है सर, क्योंकि इस पे डायरेक्ट सवाल बनेगा तो पेपर में डिराइव कौन करेगा, समय बचाएंगे। ठीक है सर, अब ट्रिक टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। कभी कभी क्या होता है बेटा, जैसा मैंने बोला पेपर में बोल देता है कि आपने अच्छा एस्केप वेलोसिटी से फेंक दिया तो इनफाइनाइट पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्या होगा यदि गिवन स्पीड यानी जिस वेलोसिटी से आपने फेंका है वो एस्केप स्पीड से भी ज्यादा होगी, तो वो इनफाइनाइट से भी आगे जाएगा। सुन के अजीब लगता है, और इनफाइनाइट पे जाके उसकी स्पीड 0 नहीं होगी। फाइंड द फाइनल स्पीड आफ्टर एस्केपिंग, क्वेश्चन में पूछ लिया। शॉर्ट ट्रिक आप याद रखें, वेलोसिटी गिवन यानी जिस वेलोसिटी से फेंका है वो वेलोसिटी ऑफ एस्केप वेलोसिटी के n टाइम्स है, यानी कि n की वैल्यू 1 से ज्यादा है। तो फाइनल स्पीड यानी एट इनफाइनाइट, फाइनल स्पीड एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे जाके रुकेगा नहीं, कितनी हो जाएगी, एस्केप वेलोसिटी इंटू अंडर n स्क्वायर माइनस 1। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि फाइनल वेलोसिटी जो होती है ना वो हो जाती है, अगर प्रोजेक्शन की स्पीड गिवन वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है तो v गिवन का स्क्वायर माइनस v एस्केप का स्क्वायर, v गिवन लगा दिया nve, n स्क्वायर वी स्क्वायर, v स्क्वायर कॉमन ले लिया बाहर, ये आ गया आपके पास। अच्छा, अगर गिवन स्पीड इज लेस देन एस्केप स्पीड हो गई, फाइंड द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस। मैंने आपको बताया था एस्केप वेलोसिटी से कम से फेंकोगे तो क्या होगा बेटा, सर वो कोई मैक्सिमम वो एस्केप नहीं करेगा, वो किसी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच के वापस आ जाएगा। तो v गिवन है आपको कितना, n टाइम्स द एस्केप वेलोसिटी, और n जो है वो 1 से कम है, जाहिर सी बात है। तो मैक्सिमम हाइट हो जानी है आपकी n स्क्वायर r डिवाइड बाय 1 माइनस n स्क्वायर, वेयर r क्या है बेटा, रेडियस ऑफ प्लैनेट या रेडियस ऑफ अर्थ है। ये काम आ सकती है ट्रिक, जहन में रखिएगा। अब बेटा बात करेंगे यहां पे हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट से तो आप पढ़ चुके होंगे एक बार तो इलेक्ट्रिसिटी और ग्रेविटेशन पहले कभी, यस सर। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइंड है, मान लो ये कैपिटल M मास है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो इसकी सोहबत में यानी कि इसकी संगत में कोई टेस्ट मास M आया तो स्पेस की वजह से फोर्स लगेगा इसी की तरफ, मान लो डिस्टेंस r है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट मास, यस सर। वेक्टर क्वांटिटी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, डायरेक्शन क्या है, सेम एज दैट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यस सर। जहां फोर्स का डायरेक्शन वहीं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। ऐसा यूनिट न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी, डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। अब फॉर्मूला याद रखना है ड्यू टू पॉइंट मास। मान लो ये पॉइंट मास है, कैपिटल है, r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट p है, तो p पॉइंट पे इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा gm बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, और वेक्टोरियली वो होगा माइनस gm बाय r क्यूब इंटू r वेक्टर, ठीक है। और माइनस का मतलब क्या, माइनस साइन शो करता है कि जो डायरेक्शन है इट इज टुवर्ड्स द मास इटसेल्फ, इट इज टुवर्ड्स द मास इटसेल्फ। I वर्सेस R का ग्राफ भी आ गया क्योंकि नेगेटिव है तो नीचे आ गया बिलो द एक्स एक्सिस, ठीक है। एक की पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं, न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है बेटा, न्यूट्रल पॉइंट होता है वो पॉइंट जहां पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो रही है, 2 या 2 से ज्यादा मासेस की वजह से 0 हो रही है। ये हो गया M1, ये हो गया M2, ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया, ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया, इसको मैं N लिख देता हूं, NP न्यूट्रल पॉइंट। M1 से X डिस्टेंस ले लिया, दोनों के बीच में R डिस्टेंस है,
तो सारे कैलकुलेशन कर कुरा के कि भाई इस पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशन फील्ड जीरो हो रहा है, इसकी वजह से I1, इसकी वजह से I2 जीरो किया आपने, मतलब कि I1 और I2 का मैग्नीट्यूड बराबर कर दिया। तो x की वैल्यू आएगी √m1 इंटू आर बाय √m1 प्लस √m2। सर ऊपर कौन सा मास आएगा हमें कैसे पता चलेगा? आपने x किससे लिया है? m1 से लिया ना, तो ऊपर m1 आ जाएगा। अगर आपने x m2 से लिया होता तो ऊपर m2 आ जाता। तो ये फॉर्मूला आप प्लीज याद रखें, ये डायरेक्ट आपकी हेल्प कर सकता है और आपका पेपर में समय बचा सकता है, नहीं तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। डन हो गया? हाँ सर डन हो गया है ना, ये m1 है, ठीक है। चलो भाई, अब स्फेरिकल शेल यानी होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आपको याद होना चाहिए, उसका ग्राफ याद होना चाहिए, नीट में पूछ चुका ऑलरेडी, जेई में भी पूछ चुका है। स्फेरिकल शेल यानी होलो स्फीयर, स्फेरिकल शेल यानी होलो स्फीयर। तो तीन केसेस है बेटा, तीन केसेस। एक हो गया स्फीयर के बाहर स्फेरिकल शेल यानी होलो स्फीयर, एक हो गया स्फीयर के सरफेस पर, और एक हो गया स्फीयर के अंदर यानी r लेस देन r। एक केस हो गया r बराबर r और r ग्रेटर देन r। अंदर देखें, द पॉइंट इज इनसाइड, तो अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना है? जीरो है। सरफेस पे कितना? -gm बाय रेडियस का स्क्वायर, और बाहर स्फीयर से बाहर r डिस्टेंस पर सेंटर से -gm बाय स्मॉल r स्क्वायर, ये r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ग्राफ कैसा आया देखो, नीचे आएगा बिलो द एक्स एक्सिस, नेगेटिव ग्राफ है, अंदर जीरो है, सरफेस पे पहुंचती कितना हो गया? -gm बाय r स्क्वायर, और फिर वैल्यू कम होने लग गई जैसे आप बाहर पहुंच गए, तो हो गया इनसाइड। मैं बना भी देता हूं, ये कौन सा हिसाब किताब है? ये है इनसाइड बेटा, और ये है सरफेस, और ये है आउटसाइड बेटा, ये देख लो। इसके बाद अपन सॉलिड स्फीयर की वजह से भी देख लेंगे। हाँ सर ये तो सारे केसेस हमारे दिमाग में दर्ज हैं। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, अच्छा अच्छी बात क्या है, सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर के दो फॉर्मूले सेम है। कौन कौन से? सरफेस वाला -gm बाय r स्क्वायर और बाहर वाला -gm बाय स्मॉल r स्क्वायर, ये दोनों केसेस सेम है। अब क्योंकि मास अंदर भी है, तो लेट सपोज अंदर पहले जीरो था, अब सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी -gm स्मॉल r बाय r क्यूब। सब चीजें कांस्टेंट है, तो I किसके प्रोपोर्शनल हो गया? स्मॉल r के। स्मॉल r को जीरो रख दोगे सेंटर पे, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? स्मॉल r जीरो कर दिया आपने, यानी सेंटर पे वैल्यू जीरो है। देखो ये लीनियरली बढ़ेगा धीरे धीरे धीरे, फिर ये आ गया सरफेस पे, ये सर फिर ये आ गया बाहर। तो ये अगेन कौन सा केस हो गया? ये हो गया इनसाइड वाला, ये हो गया सरफेस, और ये हो गया बेटा आउटसाइड वाला। हाँ जी सर बिल्कुल डन, ये तो डन। ठीक है सर, ये ग्राफ भी हमको याद है। अब बेटा अगर अपन बात करें किसकी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन किया जाता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ मास फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट पी इन ग्रेविटेशनल फील्ड डिवाइडेड बाय द मास। अगर आप मास को 1 ले लोगे तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट वर्क डन के बराबर हो जाएगा, तो आप पर यूनिट मास बोल सकते हो उसको, वर्क डन पर यूनिट मास। नेट वर्क डन मतलब डब्ल्यू नेट मतलब वर्क डन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर पॉइंट मास, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखें। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये एक स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी बेटा? स्केलर। स्केलर का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव नहीं हो सकती, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। पिछली वाली ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी थी, यस सर। तो पॉइंट मास की वजह से किसी दूरी r पर पॉइंट मास की वजह से पोटेंशियल हो जाएगा -gm बाय स्मॉल r। अगर r इंफिनिटी हो गया तो वीपी कितना हो जाएगा? जीरो, यानी कि मैक्सिमम हो जाएगा। वीपी मैक्सिमम हो जाएगा जीरो, कहां पे? इंफिनिटी पे। कुछ इस प्रकार का ग्राफ आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लेकिन बिलो दी एक्स एक्सिस। इसको देख लें आप, तो इसको देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर। फिर से वही होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सरफेस पर, सरफेस के अंदर, सरफेस के बाहर। होलो स्फीयर यानी शेल भी आप बोल सकते हो, स्फेरिकल शेल बोलो, होलो स्फीयर बोलो, एक ही बात है। बाहर कितना हो जाएगा? r डिस्टेंस पर सेंटर से -gm बाय स्मॉल r। सरफेस पर हो जाएगा -gm बाय कैपिटल R। और इनसाइड और सरफेस पर सब तरफ, यानी कि यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे सेंटर पे हर जगह जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो कैसा रहेगा? सेम एवरीवेयर। और कितना रहेगा? -gm बाय कैपिटल R रहेगा। कितना रहेगा? -gm बाय कैपिटल R रहेगा। तो आप देखो कि अंदर और सरफेस तक सेम है -gm बाय, और जैसे ही आप सरफेस से बाहर निकले तो क्या हो गया? -gm बाय स्मॉल r हो गया, है ना। ये ग्राफ भी याद रखना। पोटेंशियल इनसाइड एंड पोटेंशियल ऑफ सरफेस सेम एवरीवेयर, पूरे अंदर और सरफेस पर एक ही वैल्यू रहेगी, कांस्टेंट -gm बाय रेडियस। अब सॉलिड स्फीयर की बात करें तो यहां पे भी अच्छी बात क्या है कि सरफेस पर भी वही फॉर्मूला है जो पहले था, सरफेस के बाहर भी वही फॉर्मूला है जो पहले था। लेकिन अब ये सॉलिड स्फीयर है, तो सरफेस के अंदर मान लो आपने बोल दिया कि यार ये सॉलिड स्फीयर है ना। कैसा स्फीयर है बेटा? सॉलिड स्फीयर है।
और सेंटर से कितनी डिस्टेंस बोल रहे हो आप? रेडियस कितनी होगी बेटा आपकी? यहां पे कैपिटल आर हो गई, रेडियस हो गई कैपिटल आर, और सेंटर से मान लो ये हो गया सेंटर, सेंटर से स्मॉल आर की डिस्टेंस पर, सेंटर से स्मॉल आर की डिस्टेंस पर पोटेंशियल हो जाएगा माइनस जी, ये थोड़ा भद्दा फॉर्मूला है, याद तो करना पड़ेगा, माइनस जी एम बाई टू आर क्यूब इंटू 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, भद्दा फॉर्मूला लेकिन याद तो करना पड़ेगा। अच्छा यहां पे देखो सेंटर की मैं बात करूं तो स्मॉल आर को 0 रख दूं तो आंसर आ जाएगा माइनस 3 बाई टू आर, यानी ये हो गया पोटेंशियल एट सरफेस, तो माइनस 3/2 इंटू पोटेंशियल एट सरफेस हो गया। ठीक है, अच्छा यहां पे मैं स्मॉल आर को कैपिटल आर कर दूं यानी सरफेस पे पहुंच जाऊं तो मुझे यही फॉर्मूला हासिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का ग्राफ आएगा, देखो सेंटर पे फिर धीरे 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 कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, सरफेस पे माइनस जी एम बाय आर फिर और कम हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन नहीं, मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूं, दिट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। अगर आपको हल्की सी स्ट्रेट लाइन लग भी रही हो तो मैं इसको ठीक कर देता हूं बेटा, ये एक पैराबोला है, ये क्या है बेटा? एक पैराबोला है। ठीक है ना, ऐसे कर देता हूं, हाँ सर एक मिनट, ये एक पैराबोला और ये हाइपरबोला है, तो यहां से यहां तक क्या हो गया मैं ठीक कर देता हूं, यहां से यहां तक बेटा पैराबोला है, ठीक है, और यहां से यहां तक हाइपरबोला है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारे पॉइंट्स टकाटक हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, ये ग्राफ इस तरीके से आ गया, और ये सरफेस पर कितना, सरफेस बोल रहा हूं, सेंटर पर कितना है, सरफेस पर कितना है, देख लीजिए इसको। ठीक है, अच्छा एक रिलेशन हमें याद रखना है, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल, आई बराबर माइनस डीवी बाई डी आर, तो आप डी आर को इधर भेज के माइनस इधर भेज के इंटीग्रेट करके डेल्टा वी यानी चेंज इन पोटेंशियल निकाल सकते हैं, और आप बोल सकते हैं एक काम करते हैं, इस माइनस को ना बाहर रख के कॉमन लेके अंदर सब दूर सब तरफ प्लस कर देते हैं। अब ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल आई कैप प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई जे कैप प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू जेड के कैप। ये कब आएगा बेटा? ये कब आएगा? अगर पोटेंशियल किसका फंक्शन होगा? एक्स का, वाई का और जेड का। क्या डन? हाँ सर, इस पे सवाल भी आपको क्लास में करवाए जाते हैं, रिलेशन प्लीज याद रखिएगा। और फाइनली इसी के साथ हमारा ग्रेविटेशन का ये बढ़िया सा माइंड मैप भी क्या हो गया बेटा? कंप्लीट। आशा करता हूं कि ये आपको बाकी माइंड मैप्स के साथ के जैसे ही बेनिफिशियल साबित होगा, और मैं आपसे मिलूंगा अगले माइंड मैप में, और तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।